बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। पुराने ज़माने में किसी जगह दो भाई रहते थे जो पेशे के लिहाज से फौजी सिपाही थे। करना खुदा का ऐसा हुआ कि उनमें से एक वक्त के साथ दौलतमंद हो गया, लेकिन दूसरे की किस्मत ने उसका साथ ना दिया और वो निहायत गुर्बत में जिंदगी बसर करने लगा। उसके पास जमीन का एक टुकड़ा था, मगर वो इतना बड़ा नहीं था जिसमें खेती बाड़ी की जा सकती या इतनी फसल उगाई जा सकती कि उसकी बसर औकात के लिए काफी होती। यही वजह थी कि वो जूं तू करके जिंदगी गुजार रहा था। वो अपने दिल में सोचता, मेरा भाई भी सिपाही है और मैं भी, लेकिन उसके पास इतनी दौलत है और मैं दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हूँ। कभी उसे यह भी ख्याल आता कि क्यों न फौज की नौकरी तर्क करके कोई और काम शुरू कर दो। हो सकता है खुदा मेरी भी सुन ले और मेरे दिन भी फिर जाए। यही कुछ सोचकर आखिर एक रोज उसने दिल में तैयार कर लिया कि ख्वाह कुछ भी हो, मुझे किस्मत आजमाई के लिए हिम्मत करनी चाहिए। मैं कब तक इस तरह गुर्बत में जिंदगी गुजारता रहूंगा। वो कई रोज तक दिल ही दिल में इरादे बांधता और तोड़ता रहा, यहाँ तक कि एक रोज उसने अपना सुर्ख फौजी कोट उतार के एक तरफ फेंका और उसके पास जमीन का जो एक टुकड़ा था उसमें कोई फसल बोने की कोशिश में लग गया। उसने बड़ी मेहनत से जमीन को हमवार किया, फिर उसमें खूब हल चलाया, पानी दिया और उसे काश्तकारी के लिए तैयार कर लिया। इस तरह जब जमीन बिल्कुल तैयार हो गई तो वो सोचने लगा, मुझे कौन सी फसल बोनी चाहिए। उसने दो एक वाकिफकारों से मशवरा किया तो किसी ने कुछ राय दी और किसी ने कुछ बताया, मगर उसे उनके मशवरे पसंद ना आए। क्यों ना मैं कोई अनाज उगाऊं, वो अपने आप से कहता, नहीं, मुझे सब्जी तरकारी लगानी चाहिए। वो 2-4 दिन तक इसी तरह सोचता रहा और आखिरकार उसने पक्का इरादा कर लिया कि शलजम बोएगा। सिर्फ इरादा ही नहीं किया, बल्कि खेत में शलजमों के बीज बोकर फसल की देखभाल में लग गया और पौधों के उगने का इंतजार करने लगा। उसकी जमीन जरखेज थी, फिर उसमें पहली बार कोई फसल उगाई गई थी, इसलिए चंद ही रोज बाद उसने जो बीज बोए थे उनमें फोटाव शुरू हो गया, जिन्हें देख देख कर वो खुश हो रहा था। फिर जब शलजमों के पत्ते बड़े हुए तो वो ये देख कर हैरान रह गया कि एक पौधे के पत्ते दूसरे पौधों की निस्बत बहुत ज्यादा बड़े थे, जो रोज बरोज और भी बड़े होते जा रहे थे। उस पौधे में एक ही शलजम लगा था, जो आहिस्ता आहिस्ता कद्दू से भी बड़ा हो गया। यूं लगता था कि अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा तो उसे उठाना किसी एक आदमी के बस की बात न होगी। उसने आज तक न तो इतना बड़ा शलजम देखा था और न इतने शलजम की तवक्का की जा सकती थी। ये एक गैर मामूली और हैरतनाक बात थी, चुनांचे उसने उसे शलजमों का शहजादा का नाम दिया। एक वही नहीं बल्कि जो भी उसके हजम को देखता हैरत ज़दा रह जाता। फिर जब ये शलजम पूरी तरह नशोनुमा पा गया तो इतना बड़ा हो गया कि उसे उठाने के लिए एक दो नहीं कई आदमी दरकार थे और लाने ले जाने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत थी। वो इतना बड़ा और इस कदर वजनी था कि गाड़ी खींचने के लिए 2 बैलों का होना जरूरी था। गरीब आदमी ये देख देख कर बहुत खुश होता था कि उसके खेत में इतना बड़ा शलजम उगा है, मगर दूसरी जानिब उसकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं इतने बड़े शलजम का क्या करूंगा, कहाँ ले जाऊंगा। उसके साथ ही साथ वो ये भी सोचता, आया ये खुशकिस्मती की दलील है या फिर मेरी बदबख्ती की निशानी है। इस तरह शुरू में जो शलजम उसकी खुशी का बायस बना हुआ था और जिसे देख देख कर उसकी मुसरत का कोई ठिकाना न रहता था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी परेशानी का सबब बन गया। वो हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता था। एक रोज अपने आप से कहने लगा, मैं इस गैर मामूली शलजम को क्या करूंगा। अगर मैं इसे फरोख्त करता हूँ तो उसकी भी दूसरे शलजमों की तरह कीमत मिलेगी। हो सकता है ये पकाने के बाद मुख्तलिफ जायके का हो सकता है ये आम शलजमों से ज्यादा लजीज हो, मगर उससे मेरी गुर्बत तो खत्म नहीं हो सकती। वो कुछ देर तक परेशानी के आलम में सोचता रहा। फिर मैं उसे क्या करूं। मुसीबत के खात्मे के लिए शलजम बोए थे और ये उल्टा मेरे लिए नई मुसीबत बन गया है। वो सोचता और बार बार अपने आप से सवाल करता। आखिर उसके जहन में एक तरकीब आई और वो खुशी में जैसे उछल पड़ा। बिल्कुल ठीक है, यही करना चाहिए। उसने अपने हाथ पर हाथ मारते हुए खुद को कहा, मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं ये गैर मामूली शलजम बादशाह के दरबार में ले जाऊं और इसे तोहफे के तौर पेश कर दूं। बादशाह ने यकीनन इतना बड़ा शलजम नहीं देखा होगा, इसलिए वो उसे देखकर बहुत खुश होगा।
हो सकता है वो उसके बदले में मुझे दौलत से नवाजे। उसने ये सोचते ही ना आओ देखा ना ताओ और जल्दी से अपनी गाड़ी तैयार करने लगा। जल्दी जल्दी बैलगाड़ी के आगे 2 बैल जोते और चंद पास पड़ोस के आदमियों की मदद से गाड़ी पर शलजम को लादा और बैलों को हाँकता हुआ बादशाह के दरबार की तरफ चल दिया। जब वो बादशाह के शाही महलों के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने दरबारों से दरख्वास्त की, मैं बादशाह के हुजूर पेश होना चाहता हूँ। दरबारों ने देखा कि उसकी बैलगाड़ी पर एक बहुत बड़ा शलजम लदा हुआ था, जिसे देखकर सब हैरान हो रहे थे। मैं ये शलजम बादशाह को तोहफे में पेश करना चाहता हूँ, उसने दरबारों को बताया, जो उसी वक्त बादशाह के पास गए और हाथ बांध कर अर्ज किया, हुजूर, एक गरीब आदमी हाजिर होना चाहता है। उसके पास इतना बड़ा शलजम है जो बैलगाड़ी पर लदा हुआ है। वो ये गैर मामूली शलजम हुजूर की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश करना चाहता है। उसे फौरन हाजिर किया जाए। बादशाह ने उसे इजाजत देते हुए कहा और उसके कहने की देर थी कि दरबार उसे दरबार में ले आए। साथ साथ एक बहुत बड़ा शलजम था जिसे कई आदमी धकेलते हुए ला रहे थे। गरीब आदमी ने बड़े अदब से झुककर बादशाह को आताब किया और हाथ बांध कर अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी जमीन में ये अजीब व गरीब शलजम उगा है। इतना बड़ा शलजम मुझसे पहले किसी ने नहीं देखा होगा। मैं इस शलजम हुजूर की खिदमत में तोहफे के तौर पर पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। बादशाह ने भी खुशी और हैरत के मिले जुले जज्बात में शलजम की तरफ देखा और उसके मुंह से बेख्तियार निकला, वाकई ये अजीब व गरीब है। वो लम्हा भर के लिए शलजम की तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी अजीब व गरीब और हैरान कर देने वाली चीजें देखी हैं, लेकिन इतना बड़ा शलजम न कभी देखा और न इसके बारे में कभी सुना है। मेरा ख्याल है आप लोगों ने भी कभी इतना बड़ा और अजीब व गरीब शलजम नहीं देखा होगा। बादशाह ने इतना कहकर अपने दरबारियों की तरफ एक नजर देखा। हुजूर ने सच इरशाद किया, हमने आज तक इतना बड़ा शलजम नहीं देखा। तमाम दरबारियों ने दस्त बस्ता जवाब दिया। इस पर बादशाह ने गरीब आदमी को मुखातिब करते हुए पूछा, तुम्हें उस शलजम के लिए बीज कहाँ से हासिल किया था? फिर ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हारी जमीन में ये उगाया है। अगर ये बात है तो तुम वाकई किस्मत के धनी हो। ओह नहीं बादशाह सलामत, ऐसा नहीं है। वो जल्दी से बोल पड़ा, फिर आजिज़ी से कहा, हुजूर वाला, मैं किस्मत का धनी नहीं हूँ। मैं तो एक गरीब सिपाही हूँ जिसके पास अपनी गुजर औकात के लिए भी काफ़ी पैसे नहीं हैं। यही वजह है कि मैंने अपनी थोड़ी सी ज़मीन को तैयार करके उसमें सब्जियां उगाई, जिनमें बड़ा शलजम पैदा हुआ जो इस वक्त आपके हुजूर पेश है। इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, मेरा एक भाई है और वो भी एक सिपाही है, मगर वो अमीर आदमी है। तमाम लोग उसे जानते हैं और पहचानते हैं, लेकिन मैं चूंकि गरीब आदमी हूँ इसलिए मेरी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। हर शख्स मुझे नज़रअंदाज कर देता है। जब वो ये बातें कर रहा था उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। ये देखकर बादशाह को उस पर बड़ा रहम आया। वो कहने लगा, फिक्र मत करो और अब तुम गरीब नहीं रहोगे। हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम अपनी भाई से भी ज्यादा अमीर हो जाओगे। अब तुम्हें कोई नज़रअंदाज नहीं करेगा। बादशाह ने उसे बहुत सा माल दौलत दिया, बहुत सी जमीन भी दी और उसके साथ मवेशियों का गला भी दिया ताकि वो अपनी जमीन पर बड़े पैमाने पर काश्तकारी कर सके। इस तरह अब वो अमीर हो गया था और उसके पास भाई से भी ज्यादा दौलत और मालो मता हो गया था। अब वो भाई से कहीं ज्यादा अमीर बन चुका था। दूसरी तरफ जब उसके भाई को इसका इल्म हुआ कि किस तरह उसकी जमीन में एक बहुत बड़ा शलजम उगा जो उसने बादशाह को तोहफे में दिया और उसके बदले में उसे बहुत सा मालो दौलत और जमीन मिली है, जिसकी वजह से वो उससे भी ज्यादा अमीर हो गया है, वो अपने भाई से जलने लगा। दिल ही दिल में सोचने लगा, मुझे भी किसी तरह बादशाह को खुश करना चाहिए ताकि वो मेहरबान होकर मेरे भाई की तरह मुझे भी मालो दौलत से नवाजे। उसके साथ ही वो अपने आप से कहने लगा, मेरा भाई बेवकूफ़ है, उसने बादशाह को शलजम का तोहफा दिया, मगर मैं उससे ज्यादा होशियारी और अक्लमंदी से तोहफा लेकर जाऊंगा और अपने भाई से कहीं ज्यादा माल और दौलत हासिल करूंगा। उसका ख्याल था अगर वो बादशाह की खिदमत में कीमती तोहफे पेश करेगा तो वो उसको ज्यादा माल और दौलत देगा। चुनाचे उसने बेश कीमत हीरे जवाहरात और चंद आला नस्ल के घोड़े लिए और बादशाह के महल की तरफ चल दिया। जो वो बादशाह की तरफ जा रहा था अपने दिल ही दिल में खुश होते हुए खुद से कह रहा था, मेरे भाई को सिर्फ एक शलजम के बदले में इतनी ज्यादा दौलत मिल गई, लेकिन मैं तो बादशाह को बेश कीमत तोहफे दूंगा, इसलिए मुझे यकीनन ज्यादा नवाजा जाएगा। मैं कुछ सोचता हूँ और दरबार में पहुंच गया और दरबारों से कहा, मैं बादशाह के हुजूर कुछ तोहफे पेश करना चाहती हूँ। जो ही बादशाह को इतला दी गई उसने फौरन उसे अपने कमरे में तलब कर दिया। उसने दरबार में पहुंचकर फौरन वो तमाम तोहफे पेश कर दिए जो वो अपने साथ लेकर गया था। बादशाह ने तोहफे कबूल कर लिए और उसके साथ बड़ी मेहरबानी का बर्ताव किया। इज्जत से अपने पास बिठाया और कहा,
ہم تمہارے تحفوں کی بہت قدر کرتے ہیں اور بخوشی قبول کرتے ہیں۔ جو ہی بادشاہ نے یہ الفاظ کہے وہ دل ہی دل میں خوش ہونے لگا کہ اب تو کام بن گیا، میری تمنا پوری ہونے والی ہے، میری تجویز کامیاب ہو گئی۔ ادھر تو وہ یہ سوچ رہا تھا اور دوسری جانب بادشاہ کسی ادھیڑ پن میں مبتلا تھا۔ اس نے کہا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم تمہیں کیا عنایت کریں، ہم چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی انتہائی غیر معمولی چیز دی جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے خدمتگاروں کو حکم دیا اس شخص کو وہ عجیب غریب بڑا شلجم انعام میں دے دیا جائے جو چند روز پہلے ہمیں پیش کیا گیا تھا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی کہ فوراً شاہی خادم آگے بڑھے اور اسے ساتھ لے کر دربار سے باہر آ گئے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ بادشاہ سے کچھ کہے لیکن شاہی خادموں نے اسے بولنے نہ دیا۔ اس کی فریاد کسی نے نہ سنی۔ پھر یہ ہوا کہ اسے زبردستی وہ انتہائی بڑا شلجم دے دیا گیا جسے وہ مجبور بیل گاڑی پر لاد کے گھر لے آیا۔ وہ تو دولت کی لالچ میں گیا تھا مگر اس لالچ میں اس کی اپنی دولت بھی چلی گئی اور ایک نئی مصیبت گلے پڑ گئی تھی۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس پہاڑ جیسے شلجم کا کیا کرے۔ وہ تو اپنے آپ کو چالاک سمجھ رہا تھا لیکن اس کی چالاکی اور مکاری ہی اس کے لیے مصیبت کا سبب بن گئی تھی۔ اسے لینے کے دینے پڑ گئے تھے اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستوں دیکھا آپ نے لالچ کا انجام۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔